हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीड मैथ्स मैथ टीचिंग मेथड, जिसमें हम साइंस और मैथ की टीचिंग मेथड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 13 प्रैक्टिस सेट में मैथ की कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें लगभग हमने 380 के लगभग क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। टीचिंग मेथड के मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लास्ट में 100 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के ऐसे करवाए जाए जिससे आपके एग्ज़ाम के 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाए। ये जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ही एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और शाम को 7 बजे आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो साइंस और मैथ दोनों के लिए है, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों के लिए है। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो लेवल लिया है वो लेवल सेकंड के लिए लिया है। थोड़ा हाई लेवल लेके चले हैं ताकि फर्स्ट लेवल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एग्ज़ाम से पहले 18 जनवरी 2026 को साइंस मैथ का एग्ज़ाम है। उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। आई एम श्योर आपके टीचिंग मेथड के 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 12 जनवरी 2026 को रीट मेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था। उम्मीद है आपने सभी ने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। एग्ज़ाम के लिए जो भी दिशा निर्देश दे रखे हैं उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित विधियों में सम्मिलित है। यानी एक तो होता है देखो छात्र केंद्रित विधि, जिसमें स्टूडेंट क्या होता है, मेन पॉइंट होता है, जिसमें स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता है, टीचर का कम होता है। एक होता है टीचर का रोल ज़्यादा होता है और स्टूडेंट का रोल क्या होता है, कम होता है। अब देखो क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित विधियों में सम्मिलित है। यानी हमें यहाँ पे बतानी है कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है। तो देखो एक तो पहली है प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षक केंद्रित विधियाँ कौन कौन सी होती है। फर्स्ट विधि होती है व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान विधि होती है उसमें शिक्षक केंद्रित होता है। व्याख्यान विधि देखो क्या होती है, जिसमें टीचर है वो पाठ्य पुस्तक का व्याख्यान करता है। सिर्फ और सिर्फ टीचर क्या बोलता है, व्याख्या करता है। शिक्षक का ही उसमें ज़्यादा रोल होता है। दूसरी होती है यहाँ पे, वो होती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि। थर्ड होती है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि। और फोर्थ होती है वो होती है ऐतिहासिक विधि। ये सारी जितनी मैं विधि बता रही हूँ आपको, ये सारी शिक्षक केंद्रित है। ऐतिहासिक विधि। एक होती है सामूहिक अध्यापन। सामूहिक अध्यापन विधि। एक होती है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक की विधि। एक होती है कहानी दल शिक्षण विधि। एक होती है कहानी विधि और एक होती है दल शिक्षण विधि। और एक लास्ट विधि होती है, वो होती है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल विधि। यानी ये सारी जितनी विधि मैंने आपको बताई है ये सारी शिक्षक केंद्रित विधि होती है। तो अब हम क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। देखो ये पूछा कि शिक्षक केंद्रित विधि में सम्मिलित है कौन सी है, तो प्रयोगशाला विधि नहीं है, व्याख्यान विधि है, वो शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्र केंद्रित
विधियों में आती है। अब देखो इसमें छात्र केंद्रित विधियाँ पूछ ली, तो सबसे मेन पॉइंट है कि जहाँ पे स्टूडेंट का रोल ज़्यादा हो, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी। देखो एक तो हो जाएगी परियोजना या प्रोजेक्ट विधि, परियोजना या क्या होती है, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि। सेकंड हो जाएगी यहाँ पे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। थर्ड हो जाएगी अन्वेषण या खोज विधि, अन्वेषण या फिर खोज विधि। फोर्थ हो जाएगी यहाँ पे विचार विमर्श विधि, विचार विमर्श। एक हो जाएगी पर्यटन भ्रमण विधि। नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पे अभिकर्मित विधि। नेक्स्ट हो जाएगी समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। एक हो जाएगी सहयोगात्मक विधि, और लास्ट हो जाएगी एक लास्ट विधि है, वो है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विधि है, वो भी छात्र केंद्रित है, जिसे स्टूडेंट कंप्यूटर से सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें पूछा है छात्र केंद्रित विधियों में आती है, तो व्याख्यान विधि तो शिक्षक केंद्रित है, कहानी विधि भी शिक्षक केंद्रित है, जबकि प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि क्या है, छात्र केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक विधि है, वो भी क्या है, शिक्षक केंद्रित है। देखो शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित का मैंने अर्थ बता दिया। शिक्षक केंद्रित का मतलब है जिसमें शिक्षक का रोल ज़्यादा हो, और छात्र केंद्रित का मतलब है जिसमें छात्र का रोल ज़्यादा हो, छात्र द्वारा ही खुद से सीखा जाता हो, या फिर प्रयोग करके या अन्वेषण करके, विचार विमर्श करके, पर्यटन यानी भ्रमण करके जो छात्र सीखते हैं, खुद से समस्या का समाधान करके, जो छात्र केंद्रित होती है, वो सारी विधियाँ मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये आप याद ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अनुदेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो होता है केवल अध्यापक नियंत्रित। देखो अनुदेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे अनुदेशन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है अध्यापक नियंत्रित, यानी जिसका नियंत्रण अध्यापक के पास हो। एक होता है शिक्षार्थी नियंत्रित, एक होता है समूह नियंत्रित, यानी जिसका नियंत्रित एक अध्यापक करता हो, या फिर शिक्षक करता हो, या एक समूह करता हो। तो यहाँ पे देखो अनुदेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। केवल अध्यापक ये नहीं हो सकता, केवल विद्यार्थी भी नहीं हो सकता, और केवल समूह नियंत्रित भी नहीं होता, बल्कि अध्यापक नियंत्रित, शिक्षार्थी नियंत्रित और समूह नियंत्रित, ये क्या होते हैं, अनुदेशन के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, LCI में, LCI की फुल फॉर्म है शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन। हिंदी में विद्यार्थी अपनी सीखने की गति और विधि कैसे तय करते हैं, यानी शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन। अनुदेशन के अभी मैंने टाइप बताए हैं, 3 टाइप होते हैं। तो एक टाइप होता है शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, इसमें सीखने की गति और विधि कैसे तय करते हैं, यानी विद्यार्थी सीखने की गति और कैसे तय करते हैं, क्या शिक्षक के अनुसार तय करते हैं, खुद के मतलब स्वयं के अनुसार तय करते हैं, या समूह के अनुसार। अब देखो यहाँ पे नाम से ही बता सकते हैं, ये शिक्षार्थी नियंत्रित है, तो शिक्षार्थी का मतलब है विद्यार्थी स्वयं क्या करते हैं, तय करते हैं। सीखने की जो गति है वो विद्यार्थी स्वयं तय करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ना कि शिक्षक और समूह के से सीखने की गति और विधि तय करते हैं, यानी सीखने की जो गति और विधि है वो कौन तय करेगा, विद्यार्थी स्वयं तय करेगा। किसमें, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्याख्यान विधि किस बात पर
अधिक बल देती है। यानी व्याख्यान विधि होती है, वो मैंने बताया था क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। व्याख्यान विधि होती है वो क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। क्या होती है, शिक्षक केंद्रित, जिसमें शिक्षक क्या करता है, देखो पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। व्याख्यान विधि में क्या करता है, देखो शिक्षक होता है वो पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से खुद ही प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या पूछा है कि अधिक बल किस पे देता है, पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना, केवल समूह चर्चा पर जोर देना, विद्यार्थी को स्वयं खोज करने देना, केवल प्रोजेक्ट पर ध्यान देना। अब देखो जो व्याख्यान विधि है वो शिक्षक केंद्रित होती है। उसमें देखो जैसे कि हमें मान लीजिए हम कोई पाठ लेकर चल रहे हैं, कोई पाठ हम पढ़ा रहे हैं, तो टीचर उस पाठ को बोलेगा, व्याख्यान करेगा उसका, और बस विद्यार्थी तक पहुंचाएगा उस पाठ को। बस इतना ही काम होता है उसमें। केवल समूह चर्चा, समूह पे कोई चर्चा नहीं होती, विद्यार्थी को स्वयं की खोज करने की भी कोई वहाँ पे खोज नहीं करने दी जाती, ना ही कोई प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दिया जाता है कि ये पाठ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और इसकी व्याख्या हम कर दें और ये स्टूडेंट कहें कि हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है। बस यही उस पर सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया जाता है, पाठ्य वस्तु पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो फर्स्ट है, पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना। ये बिल्कुल सही है, यही इसी पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, केवल समूह चर्चा पर नहीं। विद्यार्थी को स्वयं खोज करने पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये विद्यार्थी केंद्रित है ही नहीं। केवल प्रोजेक्ट पर ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 6 नंबर, व्याख्यान विधि के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा असत्य है, यानी व्याख्यान विधि के क्या क्या गुण हैं। तो व्याख्यान विधि के देखो, व्याख्यान विधि अभी मैंने बता दिया ये है शिक्षक केंद्रित है। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर भी इस पद्धति का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, समय अधिक लगता है। तो देखो इसके गुण में से कौन सा असत्य है। अब देखो पहला है कि विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर विद्यार्थी की कोई भी समस्या हो, कोई पाठ पढ़ा रहे हों, उससे इस टाइम पर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट है वो समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर क्या करेगा, टीचर से अगर वो पूछेगा तो तुरंत उसका क्या कर देगा, एक्सप्लेन यानी व्याख्यान कर देगा, ठीक है। तो तुरंत मिल जाएगा उसकी समाधान। विद्यार्थी की संख्या अधिक होने पर भी इस पद्धति का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उसमें बड़े बड़े हॉल होते हैं, पूरा हॉल भरा हुआ होता है और एक ही जो भी टीचर है, जो भी वक्ता है, वो क्या होता है, बोल रहा होता है, स्पीच दे रहा होता है, तो उसे सब सुन रहे होते हैं, अच्छे से सुन रहे होते हैं माइक के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा। अगर वो पढ़ा रहा है तो प्रोजेक्ट लगा दिए जाते हैं, माइक लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसमें संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं कि ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो हम पढ़ा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा होने पर भी क्या कर सकते हैं, व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। ये मैंने अभी बताया कि मेन पॉइंट होता है पाठ्य वस्तु, उसके प्रस्तुतिकरण यानी पाठ को जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाए, उसका व्याख्यान किया जाए। अब देखो इसमें क्या है, समय अधिक लगता है, समय अधिक नहीं बल्कि कम लगता है, क्योंकि पाठ को जल्दी जल्दी पढ़कर सुना दिया जाता है, व्याख्यान यानी स्पीच दे दिया जाता है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं बल्कि कम समय लगता है। ज़्यादा समय तो तब लगता है जब हम उसको अच्छे से अगर समूह पे चर्चा करें, स्टूडेंट से उसे खुद से खोज करने के लिए कहें या फिर प्रयोग करके उसे समझाएं, तो तब समय ज़्यादा लगता है। लेकिन व्याख्यान विधि में समय अधिक नहीं लगता। तो यहाँ पे पूछा है गुणों में से कौन सा असत्य है, तो असत्य क्या है, ऑप्शन नंबर 4 समय अधिक लगता है। ये क्या है, व्याख्यान विधि के लिए असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 7 नंबर, E.B. वेस्ले के अनुसार पाठ्य पुस्तक विधि क्या है। अब देखो पाठ्य पुस्तक विधि है, ये भी शिक्षक केंद्रित है, ये भी मैंने अभी बताया था आपको। सारी विधियाँ मैंने अच्छे से बता दी है। ज़्यादातर विधि को तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि पाठ्य वस्तु पुस्तक विधि क्या है। तो इसमें क्या है का मतलब है शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें प्रयोग और प्रायोगिक गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। देखो शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें प्रयोग और प्रायोगिक गतिविधियों पर जोर दिया जाता है वो होती है प्रयोगशाला विधि। शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसका तात्कालिक उद्देश्य पाठ्य पुस्तक में निहित सूचनाओं के समक्ष प्रदान करना होता है, यानी जो
पाठ में जो भी सूचनाएं हैं, जो भी उसका उद्देश्य है पाठ में निहित सूचनाओं को समय मतलब स्टूडेंट को प्रदान करना, यानी स्टूडेंट को बोल बोल कर सुनाना ही क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है पाठ्य पुस्तक का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण की वह प्रक्रिया, शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें केवल समूह चर्चा और क्रियात्मक अधिगम होता है। शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें केवल शिक्षक का मौखिक प्रस्तुतिकरण होता है। तो यहाँ पे पूछा पाठ्य पुस्तक विधि होती है, वो होती है शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें तात्कालिक उद्देश्य पाठ्य पुस्तक में निहित सूचनाओं की समक्ष प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 8 नंबर, प्रदर्शन विधि में शिक्षण की प्रक्रिया किस सिद्धांत का पालन करती है। देखो प्रदर्शन विधि है, इसमें होता है प्रदर्शन विधि का मतलब होता है, देखिए प्रदर्शन विधि का मतलब होता है जैसे कोई भी मतलब मान लीजिए हम जैसे मैथ के में लेके चले, हमें मैथ में त्रिभुज चतुर्भुज आयत वर्ग इनके बारे में स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आए, या जैसे कि हम ये बताएं कि ये जो चुंबक का डब्बा होता है सभी क्लासों में होता ही है, उसमें को अगर हम उस डब्बे को बच्चों को दिखाकर ये बताएं कि इसकी आकृति किस प्रकार की है, यानी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या केवल मौखिक व्याख्यान पर आधारित है? नहीं, मौखिक के साथ साथ हमें वहाँ पे जो मॉडल है उसे भी क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र, केवल विद्यार्थी केंद्रित अधिगम, केवल विद्यार्थी नहीं, इसमें टीचर का भी रोल होता है क्योंकि प्रदर्शन विधि होती है उसमें शिक्षक का रोल होता है। केवल रटने स्मरण पर आधारित, देखो जब भी आपको चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड पढ़ें, अगर रटने पर स्मरण पर आधारित बल दिया जा रहा है तो वो ऑप्शन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो ये तो गलत है। केवल विद्यार्थी केंद्रित भी नहीं है, केवल मौखिक व्याख्यान पर आधारित नहीं है, ये मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी मूर्त का मतलब है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। अब देखो जैसे हम डब्बे के बारे में बताएं, यानी चौक का डब्बा है हमारे पास, वो स्टूडेंट को दिखाकर हम पूछें कि बताओ इस डब्बे का आकार कैसा है, तो वो बस स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है। दिखाई देने का मतलब है वो मूर्त है, लेकिन ये तो नहीं ना कि उसमें आकृति का नाम दिखाई दे रहा है कि भाई आयत है, चतुर्भुज है, घन है, घनाभ है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा ना। तो यहाँ पे वो हमें क्या होता है बताना। तो ये किस टाइप की विधि है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र की ओर चलने वाली विधि है। इस सिद्धांत का ये क्या करती है, पालन करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 9 नंबर, प्रदर्शन विधि के कौन कौन से गुण हैं। अभी देखो गुण आ गए, कम उपकरणों की आवश्यकता और कम खर्चीली विधि, देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, छात्रों में अवलोकन सोचने और रचनात्मक योग्यता का विकास करना उपयुक्त सभी। अब देखो प्रदर्शन विधि है वो शिक्षक केंद्रित होती है, ये मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन कम उपकरणों, अब देखो उपकरण हमें ज़्यादा नहीं लाने पड़े। जैसे हमने मैथ में मैंने अभी बताया, आपको एग्जांपल दिया कि चौक के डब्बे को लेकर हम बता सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुज है, घन है, घनाभ है, ये हम बता सकते हैं, आयत है, चतुर्भुज है, ये हम अच्छे से बता सकते हैं। तो कम उपकरणों की आवश्यकता हुई और कम खर्चीली भी हुई। अब चौक का डब्बा तो ये तो है नहीं कि हमें बहुत सारे ज़्यादा पैसे देकर उसको खरीद के लाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमें क्लास में मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। और भी कोई आकृति के बारे में हम जैसे बताना चाहिए, जैसे चौक के बारे में बताना चाहिए कि ये बेलनाकार है, इसकी लंबाई क्या है, इसका आधार कैसा होता है, सर्कल के जैसा होता है। तो चौक तो हम देखो क्लास में यूज़ ही करते हैं, उसके लिए ज़्यादा खर्चीला और कम उपकरण की आवश्यकता होती है। ये तो बिल्कुल सही है, ये इसका गुण है। देखो मतलब जैसे कि हमने चौक के डब्बे के बारे में बताया, तो स्टूडेंट उस डब्बे की ओर देखते हैं, फिर टीचर पूछता है कि भाई इसकी आकृति आपको किस टाइप की है, आयत है, चतुर्भुज है, घन है, घनाभ है, कैसी है। तो वो सुनते भी हैं, समझते हैं कि हम उनको समझ में आता है कि किस प्रकार से इसकी आकृति घनाभ के आकार की है, तो ये समझना होता है। तो इस सिद्धांत पर आधारित होती है। छात्रों में अवलोकन सोचने और रचनात्मक योग्यता का विकास होता है। छात्र देखते हैं, अवलोकन करते हैं, सोचते हैं, फिर उनमें क्या होता है, रचनात्मक योग्यता का विकास होता है। उपयुक्त सभी प्रदर्शन विधि के क्या हैं, गुण हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्न में से सही मायनों में गणित है। देखो सही मायनों में गणित क्या है। गणित की प्रकृति अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपका एक क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रकृति से और एक की जो डेफिनेशन है, जो गणितज्ञों के द्वारा दी गई डेफिनेशन है गणित के बारे में, उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले निम्न में से सही मायनों में गणित है। तो अगर मैं प्रकृति के बारे में आपको बताऊँ, गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति, जो गणित की प्रकृति होती है वो क्या होती है, संख्या, स्थान, दिशा, मापन का ज्ञान देती है। संख्या, स्थान, दिशा, मापन का ज्ञान देती है। बिल्कुल सही है, ज्ञान है। गणित क्या है, तार्किक है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, गणित ही एक तार्किक विषय है, तार्किक है, तार्किक है। देखो यहाँ पे तार्किक का अर्थ हो सकता है जैसे सरलता, तार्किक का क्या अर्थ हो सकता है, सरलता हो सकता है, परिशुद्धता, जो परिणाम होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, परिणाम, परिशुद्धता। एक होता है मौलिकता, ये नाम भी आ सकते हैं अभी यहाँ पे, मौलिकता। और एक होता है परिणामों की सत्यापन, परिणामों में सत्यापन, जो परिणाम होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, सत्य होते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पे देखो, गणित की प्रकृति होती है, गणित की अपनी एक भाषा होती है, गणित की स्वयं की एक भाषा होती है, गणित की अपनी एक भाषा होती है, एक ही भाषा होती है। नेक्स्ट है गणित हर जगह है। गणित क्या है, हर जगह पाई जाता है गणित, तो गणित ही हर जगह है। और देखो गणित क्या होती है, अमूर्त है, कोई ऐसा नहीं है कुछ दिखाई देता है। अमूर्त का मतलब वो चीज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, मूर्त का मतलब वो चीज़ जो दिखाई देती है। तो गणित क्या है, अमूर्त है। नेक्स्ट है यहाँ पे, गणित विशिष्ट से व्यापक होती है। क्या होती है, गणित होती है विशिष्ट से क्या होती है, व्यापक होती है, व्यापक होती है। गणित विषय वस्तु में सामंजस्य एवं क्रमबद्धता होती है। नेक्स्ट है, गणित विषय वस्तु में सामंजस्यता एवं क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता का मतलब है एक क्रम से गणित सीखा जाता है। जैसे पहले हम जोड़ सीखते हैं, माइनस सीखते हैं, गुणा सीखते हैं, भाग सीखते हैं, उसके बाद में उसको थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं, उसके बाद में प्रतिशत, लाभ, हानि, ये वाले सारे टॉपिक हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से सीखे जाते हैं। ये नहीं कि जैसे गणित का गए ही नहीं पता और डायरेक्ट जाके सीख लिया प्रतिशत और लाभ हानि, ये नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। गुणा, प्लस, संख्या के बारे में, दशमलव के बारे में, संख्या किस प्रकार से बनाई जा सकती है, किस प्रकार से बोली जा सकती है, ये सारी पहले नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, गणित को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मूर्त विज्ञान, ये तो नहीं होता, अभी मैंने बताया है, अमूर्त होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भौतिकी विज्ञान, सापेक्षिक विज्ञान, ये सारे शामिल होते हैं, लेकिन अमूर्त विज्ञान होती है। तो निम्न में से सही मायनों में, अगर सही मायनों में देखें तो वो क्या होती है, अमूर्त विज्ञान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। अभी मैंने तार्किकता की विशेषता आपको बताई है। अगर आपने फर्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो सरलता, परिशुद्धता, मौलिकता, परिणामों की सत्यापन। तो देखो ये शुद्धता तो आ गया, ये तो तार्किकता की विशेषता होती है। परिणाम की निश्चितता भी होती है, मौलिकता भी होती है, लेकिन विषय निष्ठता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो क्वेश्चन 12, गणित की प्रकृति है। गणित ये तार्किक है, ये कठिन है, ये अलंकारिक है, ये औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। देखो औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
यह अलंकारिक है, ये भी नहीं है। गणित कठिन विषय भी नहीं है। देखो बहुत से स्टूडेंट को कठिन लगता है लेकिन है नहीं। जैसे सारे देखो हम देखें तो देखो मैथ वालों को साइंस कठिन लगता है, साइंस वालों को मैथ कठिन लगता है, साइंस वालों को मैथ वालों को जीके कठिन लगता है, जीके वालों को मैथ साइंस कठिन लगती है। तो एक विषय कठिन तो लगता ही है सबको, लेकिन वो कठिन नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि उसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम है। ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कठिन है कि आपको आ ही नहीं सकता। अगर आप धीरे धीरे आप इंटरेस्ट वहाँ पे लोगे, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लोगे, जीके में हो, मैथ में हो, साइंस में हो, तो आई एम श्योर आपको वो विषय बहुत ही सरल लगने लग जाएगा। लेकिन गणित एक तार्किक विषय है, ये बिल्कुल सही है। तार्किक की विशेषता मैंने अभी आपको बताई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? यानी एक अध्यापक होता है, वो कक्षा में कोई सी भी विषय का शिक्षण करवा रहा है, तो वो किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनश्चालक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो, एक अध्यापक अगर किसी कक्षा में शिक्षण करवा रहा है तो उसका उद्देश्य होता है कि जिस भी विषय के बारे में वो पढ़ा रहा है उसका ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुँचे, उसका ज्ञान उन्हें हो। भावात्मक मतलब जो भी उसके भाव हैं वो वहाँ जिस भी विधि का वो प्रयोग कर रहा है, जिस भी विषय को वो अच्छे से सरलता से समझा रहा है, मन सा चालक, उपयुक्त सभी, ये सारे क्या होते हैं? अध्यापक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका होती है। दार्शनिक, मित्र, परामर्शक, उपयुक्त सभी। देखो गणित शिक्षण में एक अध्यापक की भूमिका होती है। दार्शनिक का मतलब होता है कि हमें एक रास्ता दिखाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैथ का कोई सवाल है, वो सवाल हमें नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो हम शिक्षक के पास जाते हैं कि सर हमें ये सवाल नहीं आ रहा, हमें उसके बारे में जीरो भी नहीं पता है। तो वो शिक्षक क्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना है, किस टाइप से इसको सरल करना है, इसमें क्या करना है और क्या नहीं। यानी वो क्या करते हैं, आपका एक दर्शन करते हैं, एक आपको रास्ता दिखाते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो वो दार्शनिक में होते हैं। मित्र होना एक बहुत ज़रूरी होता है। देखो अगर एक फ्रेंडली टीचर होता है तो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम बताने में हिचकिचाएंगे नहीं, बल्कि तुरंत टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। अगर एक मित्र नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो अध्यापक से डरेंगे और डर के कारण वो अपनी त्रुटियों को कभी भी टीचर के सामने नहीं रखेंगे और ना ही उन्हें कभी दूर कर पाएंगे। तो मित्र होना भी जरूरी है। परामर्शक, परामर्श का मतलब है परामर्श देना। परामर्श करना मतलब जैसे कि कोई सवाल नहीं आ रहा तो शिक्षक और स्टूडेंट मिलकर उसी का हल निकाल ले, यानी दोनों एक दूसरे की परामर्श करके उसी क्वेश्चन को सरल कर ले, तो परामर्शक भी होना चाहिए। उपयुक्त सभी क्या होते हैं, यहाँ पे गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो, दूसरी विधियों में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग, प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचित कराना। देखो प्राथमिक उद्देश्य का मतलब है जब भी, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि LKG UKG फर्स्ट क्लास से मैथ शुरू कर दी जाती है। मान लीजिए एक बार LKG UKG आप छोड़ भी दो तो फर्स्ट क्लास से हमारी मैथ शुरू हो जाती है। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, संख्याओं के बारे में, ये सारी बातें हम टेबल्स वगैरह हम सारे क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो उनमें क्या होता है कि उससे मानसिक शक्तियों का विकास, दूसरी विधियों की सहायता, विधि वगैरह उसमें कुछ मेन पॉइंट नहीं होता। खाली समय का सदुपयोग ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से, देखो जैसे फर्स्ट क्लास में है उसे सिद्धांतों से परिचित नहीं करवाया जाता,
ये नहीं है, उसे मैंने अभी बताया था कि मैथ की जो पाठ्य पुस्तक होती है वो क्रमबद्ध होती है। तो सबसे पहले उसे संख्या का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद में स्थान, दिशा, मापन, मापन क्या होता है, गुणा, भाग, जोड़, बाकी ये सारे उसे पहले सिखाए जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे सूत्र, धीरे धीरे हार्ड लेवल की ओर बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि पहली क्लास में ही उसे ये बता दिया जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करना ही पहला उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। प्राथमिक उद्देश्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी भी मैथ्स की डेफिनेशन है, चाहे मैथ की हो चाहे साइंस की हो, याद करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे देखो, अगर देखें, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन है प्लेटो का। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अरस्तु का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि गणित मात्रा का विज्ञान है। अरस्तु का गणित, अगर आपको पूछे कि गणित मात्रा का विज्ञान है, ये किसने कहा है या फिर ये किसका कथन है, तो ये है अरस्तु का। मात्रा का विज्ञान है, ये किसका कथन है, ये कथन है अरस्तु का। और जो कथन दे रखा है वो किसका है, प्लेटो का। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। अभी मैंने प्रकृति के बारे में आपको सारी बता दिया है कि गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है कि गणित की स्वयं की एक भाषा होती है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गणित में सामान्यीकरण का चित्र संकुचित होता है। देखो कोई भी चित्र संकुचित नहीं होता, संकुचित का मतलब है छोटा सा, सामान्यीकरण का चित्र छोटा सा है। ये कहने का मतलब है कि गणित में सामान्यीकरण का चित्र है वो बहुत ही छोटा है, नहीं छोटा नहीं बल्कि बड़ा है। तो यहाँ पे संकुचित एक नेगेटिव पॉइंट है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है, बिल्कुल ये मैथ की क्या है, प्रकृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा आप, कि जब भी आप टीचिंग मेथड के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सारे ऑप्शन ऐसे लगते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट होता है, वो क्या होता है, उसमें नेगेटिव रोल कर रहा होता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। एक तो जैसे रटना, कभी भी रटना, उसको हतोत्साहित करना, उसे प्रोत्साहित नहीं करना, और नेगेटिव पॉइंट होता है ना, वो हमेशा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। जैसे यहाँ पे संकुचित एक आ जाता है, केवल, यानी कोई भी उद्देश्य हो तो केवल यही उद्देश्य होता है, नहीं, टीचर का केवल एक उद्देश्य नहीं होता, बहुत से उद्देश्य होते हैं साथ में पढ़ाने की। अब देखो जैसे मैथ पढ़ा रहे हो तो आप एक उद्देश्य लेकर नहीं चलते कि सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र को ये रटे, नहीं, रटे ही नहीं बल्कि उसको समझे भी, किस टाइप से वो, जैसे कोई एग्जाम्पल है उसमें उसको लेकर आए, तैयार करे, किस टाइप से उसको क्वेश्चन में लागू करेगा ताकि उसका आंसर निकाल सके। ये सारे उद्देश्य एक टीचर के होते हैं, केवल एक उद्देश्य नहीं होता। तो केवल आ जाए तो वो पॉइंट भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, देखो यहाँ पे, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। यानी गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित के कलात्मक मूल्य, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। देखो कलात्मक मूल्य का मतलब है कला से जुड़ा हुआ, नैतिक मूल्य का मतलब है यानी व्यवहार से जुड़ा हुआ, अनुशासन भी एक क्या है, व्यवहार। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता को संबंधित है। तो यहाँ पे ये गणित का सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता। कौन है वो जो सही नहीं दर्शाता। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, ये तो मैंने बता दिया। हमेशा याद रखिएगा गणित क्या है, एक तार्किक विषय है, ये बिल्कुल सही है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, ये भी बिल्कुल सही है। गणित पढ़ेगा तो उसका वो जो मस्तिष्क है वो तार्किक होगा।
गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। अब देखो मैंने बताया था कि बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, जल्दी जल्दी में हम पढ़ लेंगे गणित अमूर्त विज्ञान है, और ये जो नहीं है ना ये रह जाएगा, और ये रह जाएगा ना तो इसका मतलब ये समझ लीजिए क्वेश्चन गलत है। आ रहा था क्वेश्चन, जब पेपर में आके आंसर की मिलाएंगे ना तब हम सोचेंगे कि हाँ भाई आंसर तो मुझे आ रहा था लेकिन फिर भी मैं गलत करके आ गया, और ये नहीं है ना ये बहुत मरवाता है भाई, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है, गणित अमूर्त विज्ञान है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं, यानी नए प्रकरण की तरह। अब देखो आपने जो भी रीट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने बीएड तो कर ही रखी है, ठीक है, बीएसटीसी भी कर रखी है, तो आपने देखा होगा लेसन बनाते हुए सबसे पहले प्रस्तावना रखी जाती है। प्रस्तावना का मतलब प्रस्तावना से पहले पूर्व ज्ञान की जांच करना। प्रस्तावना यानी नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थी को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रस्तावना। यानी कोई भी प्रकरण आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाने जा रही हूँ त्रिभुज, ठीक है, अब क्लास में जाते ही मैं अगर पता करूं कि भाई क्या आपने कोई भी, मान लीजिए मेरे पास आकृति है जैसे त्रिभुज की जैसे दिखती हो, मान लीजिए मैंने पेज से बना ली हो, या फिर मैंने जैसे कोई भी रजिस्टर लेकर मैंने बच्चों को दिखाया क्या ये कौन सी आकृति है, अगर मैं उन आकृतियों के नॉलेज लेना चाहूँ कि भाई इन्हें त्रिभुज के बारे में पता है या नहीं है, तो वो तो हो गया पूर्व ज्ञान। फिर मैं उनको धीरे धीरे त्रिभुज की ओर लेके जाऊँ, फिर मैं उनको बताऊं कि आज मुझे त्रिभुज का टॉपिक आपकी क्लास में पढ़ाना है, तो वो क्या होती है, प्रस्तावना। उद्देश्य कथन, आदर्श प्रश्न, ये तो बाद की बात है, सबसे पहले होती है प्रस्तावना, यानी पहले पूर्व ज्ञान लेना होता है, उसके बाद में प्रस्तावना। तो नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है तो सबसे पहले प्रस्तावना, कक्ष प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना, अगर आपने बीएड बीएसटीसी कर रखा तो अच्छे से पढ़ा होगा कि लेसन बनाते हैं तो प्रस्तावना बहुत बार लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपका वैसे भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है। अब देखो यहाँ पे देखें तो ये कथन है बेकन, होंगबेन, लोक या डटन, तो ये जो कथन है वो है होंगबेन का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बेकन का क्या कथन है गणित के बारे में, कि गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। क्या है, द्वार एवं कुंजी है, ये कथन है बेकन का। लोक का कथन क्या है, गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदतें विकसित होती है, आदतें विकसित होती है, ये कथन किसका है, लोक का। डटन का जो कथन है वो है गणित तर्क समत विचार यथार्थ कथन तथा बोलने की शक्ति प्रदान करता है, यानी बोलने की
शक्ति प्रदान करता है। ये कथन किसका है? करता है, डटन का कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मतलब प्राथमिक स्तर पर जैसे क्लास 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें गणित का क्या महत्व है? क्या सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक? अभी मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था कि मानसिक होता है। मानसिक होता है। सबसे पहले उसे संख्याओं के बारे में ज्ञान देना, टेबल, जोड़, बाकी, गुणा, भाग सिखाना, कैसे संख्या लिखी जा सकती है, हिंदी में कैसे लिखी जाती है, गणित की भाषा में कैसे लिखी जाती है, कैसे बोलते हैं, दशमलव क्या होता है, इकाई, ढाई, ये सब हम पढ़ाते हैं, तो वो होता है मानसिक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गणित सभी विद्वानों के द्वार एवं कुंजी है, ये शब्द किसके हैं? अभी मैंने आपको बताया था, ये कथन रोजर बेकन का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो का कथन भी मैंने आपको बता दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है इनके। गणित 26 नंबर का क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? देखो गणित का जो विषय है उसमें एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, ये हमें बताना है। तो पहला है आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषित सोच सभी का। देखो मैंने बताया था कि गणित एक तार्किक विषय है, बिल्कुल। स्टूडेंट में तर्क करने की शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, तार्किक है। विश्लेषित सोच आत्मविश्वास, देखो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे बच्चा मैथ पढ़ता है, धीरे धीरे वो सीखता है, लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास, ये भी बिल्कुल सही है। विश्लेषित सोच विश्लेषित सोच भी उसमें क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक और विश्लेषित सोच का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कहाँ पे हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं? अब देखो सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हम क्या करते हैं? गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो हमारी डेली की जो हमारी जीवन शैली है, आज इतने पैसे का खर्च हो गया, आज इतने पैसे में ये लेके आए, आज हमने ये किया, आज पैसों का वो किया, आज इतने पैसे लगे, आज उतने पैसे लगे, आज पढ़ाई में इतने पैसे लग गए, साल के इतने खर्चे हैं, हमारे महीने की तनख्वाह क्या है, कितने हमने खर्च कर दिए, कितने हमने बचा लिए। ये सब से हमारा जीवन में गणित का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज कितनी तारीख है, कितने बजे हैं, ये सब हम गणित के माध्यम से ही क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो गणित का जो सर्वाधिक उपयोग अगर हमारे जीवन में हो रहा है तो वो है आर्थिक रूप से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, का विचार किसका है? तो देखो एक है टीपी नन का, रोजर बेकन का मैंने आपको बताया था गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। फ्रोबेल का देखें तो फ्रोबेल देखो एक शिक्षा शास्त्री है, जिनका क्या कहना था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है, वह बच्चे पौधे के समान है। ये कथन किसका था? फ्रोबेल का था। तो यहाँ पे जो कथन दे रखा है गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, वो कथन है नेपोलियन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, अध्ययन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों की कल्पनाशीलता सवाल पूछता है, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है? कल्पनाशील सवाल पूछता है तो सामाजिक कौशल, भाषा कौशल, चिंतन कौशल। देखो कल्पनाशील अगर सवाल पूछ रहा है तो बच्चा क्या करेगा? उस पर चिंतन करेगा, मन ही मन में सोचेगा और फिर उस सवाल का क्या देगा? जवाब देगा। तो उसमें कल्पनाशील में चिंतन कौशल का क्या होता है? विकास होता है और यही उद्देश्य एक ही शिक्षक का होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, अंकगणित का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? अंकगणित जो हम पढ़ते हैं उसका पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? गणित विषय बालक के तर्क शक्ति विकसित करता है, ये तो बिल्कुल सही है, गणित विषय है। चाहे अंकगणित हो, बीजगणित हो, चित्रमिति हो, ज्यामिति हो, अलजेब्रा, ये सारे जो विषय हैं गणित के, ये जाहिर सी बात है तर्क शक्ति का तो विकास करेंगे।
ये विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक है। बिल्कुल, विज्ञान गणित है वो क्या है, अमूर्त विज्ञान है। यह व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। बिल्कुल, ये जो अंग गणित है वो क्या है, व्यवहारिक जीवन है हमारा, उसमें भी क्या है, उपयोगी है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है, इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। यानी जो सहायक सामग्री हम शिक्षण में काम लेते हैं, जब कोई अध्यापक किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे मैथ का हो चाहे साइंस का हो, तो वो पढ़ाने के लिए जो सहायक सामग्री का यूज़ कर रहा है, उसके जनक किसे माना जाता है, जॉनसन, मोंटेसरी, फ्रोबेल या पियाजे। तो उसके जो जनक है वो है फ्रोबेल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है। अभी मैंने बताया भी था, स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है, वह बच्चे पौधे के समान है। ये जो कथन है वो है मोरिसन का, फ्रोबेल का, बेलार्ट का या मोंटेसरी का। तो यहाँ पे ये जो कथन है, मोंटेसरी का तो खेल से जुड़ा हुआ है, ये कथन है फ्रोबेल का। जब भी आप स्कूल एक बाग, अध्यापक एक माली, ये कथन आ जाए तो फ्रोबेल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक की सफलता किस पर निर्भर करती है। एक तो होता है देखो निदानात्मक परीक्षण, एक होता है उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण, एक होता है उपचारात्मक शिक्षण, एक होता है उपलब्धि प्रशिक्षण। तो यहाँ पे देखो होता है पहला, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है, समय व अवधि पर, समस्या के कारणों का सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर। देखो समय की अवधि पर कोई भी, देखो निदानात्मक होता है, जो निदानात्मक शिक्षण होता है वो ये जानने के लिए होता है कि बच्चा जो त्रुटि कर रहा है, बच्चे में जो कमी है उसका कारण क्या है। कारण जानना निदानात्मक, और कारणों को अलग करना यानी दूर करना, उनका उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। तो आप निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में कंफ्यूज नहीं होता। निदानात्मक का मतलब है त्रुटियों का पता लगाना, उपचारात्मक का मतलब है त्रुटियों का उपचार करना। तो यहाँ पे देखो समय और अवधि उस पर निर्भर नहीं करती। सर्वाधिक सफलता यानी उपचारात्मक शिक्षण अगर कर रहे हैं तो सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करेगी, समय और अवधि ये भी नहीं होगा। समस्या के कारणों की सही पहचान पर, यानी देखो कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है, अगर हम उसके कारण का सही पहचान कर पाएंगे तभी तो उसका सही उपचार कर पाएंगे। और अगर हमें यही नहीं पता कि त्रुटि का कारण क्या है तो वो उपचार भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन पॉइंट है समस्या के कारणों की सही पहचान करना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर ये भी नहीं होता कि मैंने बहुत सी महंगी सामग्री ले ली है तो मैंने बहुत अच्छी विधि यहाँ पे उपयोग कर ली है तो इसके जो त्रुटियाँ हैं उनका उपचार करके ही रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भाषाई नियमों के ज्ञान पर ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो सुमेलित करो। यहाँ पे पहला दे रखा है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, एक दे रखा है सांख्यिक अभिक्रमित अनुदेशन, एक दे रखा है मैथमेटिक्स अवरोह है अभिक्रमित अनुदेशन। तो यहाँ पे दे रखे हैं, देखो ये किस किस के द्वारा दिया गया है ये हमें बताना है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये दिया गया है ए क्राउडर के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सांख्यिक अभिक्रमिक अनुदेशन, ये दिया गया है, ये भी ए क्राउडर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स अवरोह है अभिक्रमित अनुदेशन, ये दिया गया है थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए में 1, बी में 1 और सी में 3 है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ए में 1, बी में 1, सी में 3, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे विज्ञान शिक्षण में प्रस्तावना का मूल आधार है। अभी मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो होगा विज्ञान शिक्षण में प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है, मूल आधार होता है वो होता है पूर्व ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित से भय का कारण है,
गणित से भय का कारण क्या है? यानी प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है, शिक्षा में सर्जनात्मक समस्याएं, गणित की संचयी प्रकृति, उपयुक्त छवि। देखो गणित से भय कैसे क्यों लगता है? एक तो उसकी प्रतीकात्मक भाषा का प्रमुख अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल, थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, ऐसी भाषाएं ना, मतलब साइन भाषा का प्रभुत्व है, शिक्षा में संरचनात्मक समस्याएं और एक गणित की संचयी प्रकृति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4th क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, देखो विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण के किस सिद्धांत के संस्थापक हैं? विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण के किस सिद्धांत के संस्थापक है? व्याख्यान विधि के, प्रदर्शन विधि के, परियोजना विधि के, या फिर विश्लेषण विधि के। देखो किलपैट्रिक की गणित शिक्षण की जो परियोजना विधि है उसे उसके संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। परियोजना या फिर प्रोजेक्ट विधि या इसे किलपैट्रिक विधि भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि त्रुटियों का उपचार करना ही क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण करने में। बिल्कुल, व्यक्तिगत कोई भी उसके कठिनाई है तो उसका निवारण करना भी हो सकता है। समस्या को हल करने में, बिल्कुल समस्या का हल करना ही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, हाँ बिल्कुल। देखो जैसे मान लीजिए हम मैथ साइंस की बात कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है वो साइंस मैथ में कमज़ोर है, तो उसकी त्रुटियों या वो कमज़ोर क्यों है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसका कारण जानना निदानात्मक शिक्षण है। और उन कारणों का पता करके उन कारणों को दूर करना यानी उनका उपचार करना क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। तो जैसे अगर उनके कारणों को जानकर अगर हमने उसका उपचार कर दिया, यानी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमने कि भाई क्या कारण है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो उन कारणों को अगर हमने दूर कर दिया तो वो उस विषय में रुचि लेगा, जाहिर सी बात है। तो रुचि उत्पन्न करना, अध्यापकों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, ये कोई भी कारण उपचारात्मक शिक्षण का नहीं है। ये उद्देश्य नहीं होता है उपचारात्मक शिक्षण का कि अध्यापकों के मध्य खुद के मध्य ही क्या हो जाए, कंपटीशन शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? साइंस की प्रकृति कैसी होती है? स्थिर, गतिशील, स्थिर व गतिशील, न स्थिर न गतिशील। तो जो विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो स्थिर और गतिशील दोनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, CCE के व्यापकता का आशय नहीं है। CCE के व्यापकता का आशय क्या नहीं है? देखो एक तो होता है प्रश्नों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, विषयों की व्यापकता। तो यहाँ पे प्रश्नों की व्यापकता इसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। CCE की व्यापकता का आशय है कि उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, विषयों की व्यापकता की जाए, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, शिक्षक सहायक सामग्री में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? देखो शिक्षक मौलिक नियंत्रण का सिद्धांत, अनुवर्तन व मूल्यांकन का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। देखो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जब भी हम मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे उपकरणों का उपयोग किया है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, पेन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, अपलोड करूँगी, ये सारे तो मेरे कोई शिक्षण सहायक सामग्री में नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो मौलिक नियंत्रण का सिद्धांत, यानी शिक्षक सहायक सामग्री का मतलब है कि शिक्षण को सरल बनाना। जैसे मैं मैथ पढ़ा रही हूँ तो मान लीजिए मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई मॉडल बना कर लेके जाऊँ, जैसे कि मुझे ये बताना है कि गोला क्या होता है। मान लीजिए मैं बॉल लेकर जाऊँ, बॉल की टाइप का कोई प्रोजेक्ट बना के यहाँ क्लास में लेके जाऊँ, तो उससे बच्चे देखो खुद देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री का मेन उद्देश्य होता है कि शिक्षण को क्या बनाना, सरल बनाना, ताकि बच्चों को अच्छे से क्या आ सके, समझ में आ सके।
मौलिक नियंत्रण का सिद्धांत बिल्कुल, अनुवर्तन का व मूल्यांकन का सिद्धांत भी होता है, निर्माण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी क्या होते हैं, शिक्षक सहायक सामग्री के सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे देखो, कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? एक तो है स्मृति विधि, मूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि, एक है कहानी विधि। देखो ये कहानी विधि है, ये तो आपको पता है सदियों से चलती आ रही है। कहानी विधि आपने भी बचपन में नानी दादी से कहानियाँ सुनी होंगी, तो वो एक विधि है, वो सदियों से चलती आ रही है, तो ये एक प्राचीन विधि है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? यानी कौन सी ऐसी समस्या है जिसका सामना शिक्षकों को नहीं करना पड़ता, भारतीय शिक्षकों को? फर्स्ट है ए, पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ। सेकंड है प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, संस्था की कमजोर वित्तीय शक्ति, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। देखो पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ शिक्षकों को नहीं करना पड़ता, यानी इनका तो देखो पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था कि जैसे कहानी विधि हो गई, प्रदर्शन विधि हो गई, ऐतिहासिक विधि हो गई, ये जो विधियाँ होती है ये क्या होती है, प्राचीन विधियाँ होती है। और पारंपरिक पाठ्यक्रम यानी जो पहले से चला आ रहा हो सिलेबस, और शिक्षण विधियों का इनका तो भारतीय शिक्षकों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, यानी उसकी संस्था जो भी विद्यालय है उसकी वित्तीय स्थिति, कमजोर वित्तीय स्थिति, इसका सामना भी टीचर्स को करना पड़ता है। लेकिन भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, देखो सकारात्मक दृष्टिकोण एक अच्छा दृष्टिकोण होता है, तो इसके शिक्षकों को नहीं करना पड़ता, समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 44 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, ये किस उपागम का सिद्धांत है? देखो शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना, कौन सी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, ये किस उपागम का सिद्धांत है? अब देखो संज्ञानात्मक है, नाम से भी वैसे पता चल रहा है, ऑप्शन भी यहाँ पे संज्ञानात्मक ही होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारवादी, वस्तुनिष्ठवादी, रचनावादी नहीं। देखो रचनावादी, संज्ञानात्मक संरचना से नए तत्व प्राप्त करने में जो मदद मिलती है, तो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 45 नंबर का, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में खालिस्तान कारक सीखने में बाधा डालते हैं। देखो कई बच्चों में क्या होती है, कई बच्चों में होती है कि एक बहुत बड़ी विकलांगता होती है, ठीक है, कई बच्चों में होती है थोड़ी मामूली सी विकलांगता होती है, जैसे थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनका IQ लेवल थोड़ा कम होता है, या फिर जैसे कि थोड़ा चल नहीं सकते, थोड़ा कम मतलब सुनाई कम देता हो, ऐसे एक मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में खालिस्तान कारक सीखने में बाधा डालते हैं। एक तो है प्रसंज्ञानात्मक कारक, एक है क्रियात्मक कारक, एक है सामाजिक कारक, एक है संज्ञानात्मक कारक। देखो संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, तो ये संज्ञानात्मक विकास बहुत ज़रूरी होता है। और मध्यम विकलांग के बच्चे हैं उनको क्या है, संज्ञानात्मक कारक सीखने में क्या बाधा डालते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ क्या है? पीपीटी के प्रयोग का क्या लाभ है? ये कंप्यूटर में पीपीटी तैयार की जाती है, कंप्यूटर बेस्ड एक प्रोग्राम है ये। इसमें क्या देखो, गणित शिक्षण में जैसे आपने जैसे बीएड और बीएससी क्या होगा, तो मैथ का जब सब्जेक्ट था तो पीपीटी तैयार करनी पड़ी होगी,
देखो आपने की थी या नहीं की थी मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने तो की थी। तो पीपीटी यानी कंप्यूटर से क्या बनाया जाता है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो उसे पीपीटी बोलते हैं। क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, ये तो पीपीटी का लाभ है, बिल्कुल सही। वास्तविक और धारणा के बीच बड़ा अंतर करना, ये भी बिल्कुल सही है। संचार के प्रभावी तरीके की सुविधा देना, ये भी बिल्कुल सही है। अपना खुद का डिजाइन बनाना या मौजूदा का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे चारों ही ऑप्शन पीपीटी के लिए क्या है, लाभ है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हुआ था। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन गणित शिक्षण की पीपीटी के प्रयोग के लाभ हैं। यहाँ पे देखो ये 46 नंबर का क्वेश्चन है, ये पीपीटी के प्रयोग का लाभ पूछ रहा है। तो ये चारों ही पीपीटी प्रयोग के क्या हैं, लाभ है। चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 47 नंबर, गणितीय पत्रिका है। यानी गणितीय पत्रिका क्या है, गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन, गणित के सवालों का एक संग्रह है, प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ पे देखो गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन, ये तो गलत है। गणित के सवालों का एक संग्रह, ये भी नहीं है। प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ, ये भी नहीं है। शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका क्या है, गणितीय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी क्या कहलाता है, डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, देखो यहाँ पे क्या है, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है, निर्माण का सिद्धांत, उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। देखो विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ पे जो सिद्धांत है वो है अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। देखो जो समस्या समाधान विधि है ये एक छात्र केंद्रित विधि है, जिसमें छात्र के सामने कोई भी समस्या रखी जाती है, कोई भी सवाल रखा जाता है और उसे खुद से उसे सोल्व करना होता है, यानी स्वयं क्या करता है, उसे क्या करता है, हल करता है। तो समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। समय की बचत, शिक्षार्थी केंद्रित विधि, ये तो बिल्कुल इसका गुण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, अब देखो स्टूडेंट है वो खुद से क्वेश्चन को सोल्व करेगा, खुद से कौन सी मेथड लगाएगा, नहीं लगानी है, कौन सी लगानी है, खुद से सोचेगा, खुद से उसके तर्क शक्ति का विकास होगा, उसके आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसमें विश्लेषण संश्लेषण करने की शक्ति का विकास होगा। तो वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकास में सहायक है, बिल्कुल। वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि समस्या समाधान विधि एक वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे समय की बचत ये इसका गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, निदानात्मक प्रशिक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल नाम की कोई लड़की है को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव था तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण की किस रूप से अपनाया जाना चाहिए। देखो निदानात्मक, मैंने बताया था निदानात्मक परीक्षण एक होता है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण से हम ये पता करते हैं कि बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, कारण क्या है, त्रुटियाँ का कारण क्या है। कारण जानना ही निदानात्मक है और कारणों का उपचार करना ही उपचारात्मक है। तो यहाँ पे देखो मीनल एक लड़की है जिसके सीखने में कठिनाई, यानी वो इसलिए नहीं सीख पा रही है क्योंकि उसकी उस विषय में रुचि नहीं है, यानी उसमें बहुत ही कम रुचि है। और प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता, यानी वो प्रत्यक्ष रूप से देख भी नहीं सकती कि उसमें
की अनुपलब्धता, ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण की किस विधि को अपनाया जाना चाहिए। यानी उसे कक्षा में शिक्षण दिया जाना चाहिए कि भाई तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और स्व अनुदेशात्मक शिक्षण। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी करेक्ट, अनौपचारिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि निदानात्मक परीक्षण उसे उपचारात्मक शिक्षण के अनौपचारिक शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। उसकी उस विषय में रुचि को बढ़ाना चाहिए और जो प्रत्यक्ष अनुभव वो नहीं कर पा रही है वो उसको करवाना चाहिए। तो यानी अनौपचारिक शिक्षण यहाँ पे क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की बेस्ट विधि है। इस टाइप से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने साइंस मैथ्स की जो टीचिंग मेथड के 50 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हमें ऐसे ही 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आई एम श्योर आपके 10 के 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के ज़रूर सही होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास की नोट्स पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शाम 7 बजे तक मिल जाएगी, जिसमें आप खुद भी रिवीजन कर सकते हो। जितना हो सके उतना इस क्लास को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करने की कोशिश कीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जिससे आपके साथियों को भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।